एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लेसन पढ़ रहे थे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक। हम उस पार्ट तक पहुंचे थे जहाँ पे राइटर बता रहा था कि किस तरीके से लोगों को किताबें जमा करने की आदत होती है, लेकिन चूँकि वो उन्हें पढ़ते नहीं हैं, लिहाजा उन किताबों से छुटकारा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और सिचुएशन जहाँ तक पहुँच जाती है कि उनके घर में बुक्स रखने की जगह ही नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जिसे राइटर गुजर रहा है कि उसका फ्लैट में गैर ज़रूरी किताबें इस हद तक जमा हो गई कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची सिवाय इसके कि या तो वो उन बुक्स को वहाँ छोड़ दे और ख़ुद कहीं चला जाए रहने के लिए, या फिर उन किताबों को दरियाबुर्द कर दे। तो जो ख्याल उसके जहन में आया वो ये था कि उसने उन तमाम किताबों को बोरी में डाला और उनको अपने कंधे पे डाल के दरिया की तरफ चल पड़ा ताकि कोई मौका देखते हुए उनको दरिया के सुपुर्द कर दे। तो चलें हम सेकंड लास्ट पैराग्राफ से अपनी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट वॉज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील्ड दमसेल्व्स। और उस वक्त तमाम इम्प्लीकेशंस, तमाम इफ़ेक्ट, तमाम असरात मेरे एक्ट के, मेरे काम के रिवील्ड दमसेल्व्स, ज़ाहिर होने लग गए। आई लीन्ड अगेंस्ट द parapet and looked down into the faintly luminous swirls of the river. I leaned against, मैं झुका, पैरापेट, मुंडेर के साथ, ब्लॉकेड के साथ, and looked down into, और मैंने नीचे देखा, faintly, बहुत लाइटली, बहुत हल्के, ल्यूमिनस, आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब है चमकना, हल्की चमकने वाले, swirls of the river, दरिया के भंवर को, दरिया के गिरदाब को, यानी उसने झुक के पुल की दीवार के साथ लग के दरिया के भंवर जो हल्के हल्के नज़र आ रहे थे उनको देखा। सडनली आई हर्ड अ स्टेप नियर मी। अचानक मुझे अपने नज़दीक कदमों की आवाज़ आई। क्वाइट ऑटोमेटिकली, ऐसे जैसे खुद ब खुद, आई स्प्रैंग बैक फ्रॉम द वॉल, मैं उछल के दीवार से पीछे हटा, एंड बिगैन वॉकिंग ऑन, और चलने लग गया। आई फर्वेंटली होप्ड an air of rumination and unconcern. I fervently, मैंने बहुत शिद्दत से इसे ज़ाहिर किया, an air of rumination, ऐसे जैसे मैं बड़ी गहरी सोच में हूँ। rumination का मतलब होता है meditation, गहरी सोच होना, thoughtful होना, and unconcern, और लाताल्लुकी में हूँ। unconcern का मतलब होता है indifferent। तो जब राइटर को ऐसा लगा कि कोई उसके पास है तो वो तेज़ी से पीछे हटा और इस तरह चलने लग गया जैसे वो बहुत गहरी सोच में गर्क है और उसे इर्द गिर्द की कोई फ़िक्र नहीं है, वो इंडिफरेंट है। द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी। जो राहगीर था, जो वॉकर था, मेरे पास से गुजरा और उसने मेरी तरफ नहीं देखा। इट वॉज अ ट्रैम्प, ये एक आवारागर्द था। अब ट्रैम्प को बोलते हैं, वेगाबॉन्ड बोलते हैं, होबो बोलते हैं। हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, आई स्टॉप्ड अगैन। तो अपने आप को कोसते हुए, कॉल माई सेल्फ एन एस का मतलब है कोसना, मैं फिर से रुक गया। नाउ फॉर इट, अब वक्त है। I thought, मैंने सोचा, but just as I was preparing to cast my books upon the waters, लेकिन जैसे ही I was preparing, मैं कोशिश कर रहा था, मैं तैयार हो रहा था, to cast का मतलब होता है फेंकना, थ्रो कर देना, कि मैं अपनी किताबों को पानी में फेंकूं। I heard another step, मुझे और कदमों की आवाज़ सुनाई दी। A slow and measured one, इस बार बहुत आहिस्ता और बड़े नपे तुले कदम थे। The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. अगली सोच मेरे जहन में आई जैसे कि a blaze, चमक होती है बहुत तेज़ आसमानी बिजली की। अगली सोच आसमानी बिजली के कुंदे की तरह मेरे जहन में आई। What about the splash? वो जो छपाका होगा उसका क्या होगा? A man leaning at midnight over the embankment wall. एक आदमी आधी रात को एम्बैंकमेंट वॉल, पुल की दीवार के साथ झुका हुआ। A sudden fling of his arms, अचानक से वो अपने बाजू लहराएगा। फ्लिंग का मतलब होता है लहराना। A great splash in the water, और पानी में एक ज़ोर की छपाके की आवाज़। Surely and not without reason, whoever was within sight and hearing, यकीनन बिना किसी वजह के, जो भी within sight, जो भी देख रहा होगा, and hearing, और सुन रहा होगा,
एंड देयर ऑलवेज सीम टू बी समवन नियर, और हमेशा ही कोई ना कोई पास तो होता ही है। वुड एट वंस रश एट मी, वो अचानक से मेरी तरफ दौड़ेगा, एंड सीज मी, और मुझे पकड़ लेगा। सीज का मतलब होता है काबू करना, पकड़ लेना, टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक इट वॉज अ बेबी। ऑल प्रोबेबिलिटी, गालिब इम्कान यही है, पॉसिबिलिटी यही है कि वो समझेंगे कि ये कोई बच्चा था जिसको मैंने फेंका है। What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and coming down alone to the river to get rid of a pack of poetry? So, अब वो ये क्वेश्चन खुद से कर रहा है कि आखिर इस दुनिया में कौन मेरा यकीन करेगा कि मैं इतनी रात में बाहर निकला हूँ, और सिर्फ इसलिए ताकि मैं शायरी के कुछ मजमुओं से छुटकारा पा सकूँ। यानी लंदन का कोई कांस्टेबल, लंदन का कोई सिपाही कैसे मेरी ये बात मान सकता है। I could almost hear his gruff sneering laugh. अगर मैं ऐसी बात कहूँगा तो मैं सुन सकता हूँ उसकी gruff का मतलब होता है मकरूह यानी harsh। स्नीयरिंग लाफ होता है जब कोई तंजिया हंसी हंसता है, यानी मॉकिंग, कोई मजाक उड़ाता है। अगर मैं उसे ऐसी बात करूँगा तो फिर मैं उसकी एक तंजिया हंसी सुनूँगा। यू टेल दैट टू द मेरीन्स माई सन, और वो मुझे कहेगा ये बात तो मेरीन्स को बताना। मेरीन किसको बोलते हैं? दरिया में रहने वाली जो लिविंग बीइंग्स हैं, मछलियाँ और बाकी तमाम चीज़ें जो दरिया में रहती हैं, उनको हम मेरीन्स बोलते हैं। कि ये बात तो बरखुदा तो मेरीन्स को ही बताना। सो फार आई डो नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन। मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक आई स्ट्रेड होता है आइडल वॉक, जब बेवजह आप चल रहे होते हैं। जब मैं बेवजह इस सोच में इधर उधर घूमता रहा। इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, बहुत ज़्यादा डरते हुए कि मुझे कोई देख ना ले। समनिंग अप माई करेज का मतलब है हौसला। समन होता है बुलाना, अपने हौसले को आवाज़ें देते हुए। टू टेक द प्लंज, कि आखिर मैं फ़ैसला कर लूँ। एंड क्वेलिंग, और फिर उससे हट जाता। क्वेल का मतलब होता है पसपा हो जाना, हट जाना, डिफीट फील करना एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे में। तो वो काफ़ी देर तक चलता फिरता रहा और सोचता रहा, अपनी हिम्मत को बुला के फ़ैसला करता, और एंड फैसला करने के लम्हे डर के पीछे हट जाता। एट लास्ट आई डिड इट, आखिरकार मैंने कर दिखाया। In the middle of Chelsea Bridge, there are projecting circular bays with seats in them. Chelsea Bridge के दरमियान में प्रोजेक्टिंग का मतलब है बाहर को निकले हुए, सर्कुलर राउंड यानी गोल, बेस है, कॉर्नर हैं, with seats in them जिनके अंदर बैठने की जगह हैं। In my agony of decision, agony का मतलब होता है तकलीफ़, टॉर्चर, पेन। सो अपने फैसले की उस तकलीफ़ में I left the embankment, मैंने किनारे को छोड़ा, and hastened straight for the first of these. And hastened, आपने इसको hastened नहीं बोलना बेटे, इसमें टी साइलेंट है। and hastened, बहुत जल्दी से, बहुत फास्टली, क्विकली में गया, straight, सीधा, for the first of these, उन नशीस्तों में से पहली के जानिब। When I reached it, I knelt on the seat. जब मैं यहाँ पहुँचा मैं सीट पर झुक गया। But I had reached the turning point. लेकिन अब मैं टर्निंग पॉइंट, उस डिसाइसिव मूवमेंट, उस फैसला कुन मरहले पर पहुँच गया था। What? I thought savagely. क्या बात है? I thought savagely. Savagely का मतलब होता है गुस्से से, वाइल्डली, गज़बनाक तरीके से। तो मैंने वाइल्डली सोचा, under the resolute mask that you show your friend, is there really a shrinking and contemptible coward? अब यहाँ पे उसकी मोनोलॉग शुरू हो रही है, जब वो अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप को हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहा है। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, तुम्हारे इस पुरअज़म मास्क, तुम्हारे इस पुरअज़म चेहरे के पीछे, दैट यू शो योर फ्रेंड्स, जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, इज़ ए रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड, क्या वाकई उसके पीछे अ श्रिंकिंग, एक डरने वाला, एंड कंटेम्प्टिबल, और एक काबिल नफ़रत कवर्ड, एक बुज़दिल इंसान मौजूद है। इफ़ यू फेल नाउ, अगर तुम अभी रह गए अपने काम से, अगर तुम काम पूरा नहीं कर पाए, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तुम दोबारा कभी भी अपना सर नहीं उठा पाओगे। एनी हाउ, व्हाट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट, और क्या हो गया अगर तुम इस काम के लिए फांसी पे चढ़ा दिए जाओ। गुड गॉड, यू वर्म
बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, तो भी क्या हो गया, तुमसे बेहतर आदमी फांसी पे चढ़ा दिए गए हैं। विद द करेज ऑफ डेस्पेयर आई टुक अ हीव, सो अपनी उस डेस्पेयर, अपनी जो मायूसी है, उसके हौसले के साथ आई टुक अ हीव, मैंने एक आह ली, मैंने एक साय भरा। द सैक ड्रॉप्ड शियर, और बोरी सीधा पानी में गिर गई। शियर का मतलब है स्ट्रेट, सीधा। अ वास्ट स्प्लैश, एक बहुत ज़ोर का छपाका हुआ। देन साइलेंस फेल अगैन, और उसके बाद दोबारा खामोशी हो गई। नो वन केम, कोई नहीं आया। आई टर्न्ड होम, मैं घर आया, एंड एज आई वॉकड आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स फॉलिंग इनटू द कोल्ड टॉरेंट। और जब मैं घर वापस आया और जब मैंने वॉक की, तो मैंने थोड़ा सा उदासी से उन तमाम बुक्स के बारे में सोचा। फॉलिंग इनटू द कोल्ड टॉरेंट, जो कि टॉरेंट होता है दरिया की मौजें, जो दरिया की मौजों में उसकी वेव्स में जो थी खामोशी से गिर रही थी। सेटलिंग स्लोली डाउन, सेटल जगह बना रही थी आहिस्ता आहिस्ता नीचे, थ्रू द पिची डार्क, उस गहरे अंधेरे में। पिची का मतलब होता है एक्सट्रीम डार्कनेस। एंड सबसाइडिंग एट लास्ट, एंड सबसाइडिंग, और आखिरकार वो तहनशी हो रही थी, वो बैठ रही थी। द ऊज ऑफ द बॉटम, दरिया के बॉटम के, दरिया के पेंदे के या दरिया की तह के ऊज में, उसके कीचड़ में। सो उसका मतलब होता है कीचड़ यानी मर्ग। देयर टू लाई फॉरलॉर्न, और वहाँ पे वो रहेंगी हमेशा अकेली यानी सॉलिटरी। एंड फॉरगटन, और फिर भुला दी जाएंगी। वाइल्स द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मेन वेंट ऑन, जबकि इंसानों की बेखबर दुनिया चलती रहेगी। अनकॉन्शियस का मतलब है बेखबर, वेंट ऑन चलती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट बुक्स, अब उसे वो तमाम किताबें याद आ रही हैं जो इंतहाई बुरी किताबें भी थीं और कुछ बड़ी मासूम किताबें भी। यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अब तक वहाँ पड़ी हो। कवर्ड परहैप्स विद मड, शायद कीचड़ में ढकी हुई। बाय दिस टाइम विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग, और इस वक्त सिर्फ एक स्ट्रे, एक भूला भटका हुआ रैग, एक पीस चेथड़ा ऑफ योर सैकिंग, तुम्हारी बोरी का, स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम, वो उस कीचड़ में से निकला हुआ होगा। अब बेटा आपने यहाँ पे वर्ड्स देखे हैं, जैसे वर्ड है स्लाइम, इसी तरह आपने वर्ड पढ़ा मड, ऐसे ही आपने वर्ड पढ़ा ऊस। इन तीनों वर्ड का एक ही मतलब है, यानी कीचड़, दरिया की गीली मिट्टी। सो अब तक तुम्हारी बोरी का कोई एक चेथड़ा ही बाहर निकला हुआ होगा कीचड़ में से। इनटू द ओपेक ब्राउन टाइड्स, ओपेक का वही मतलब है जो पिच का होता है, यानी एक्सट्रीम डार्क दरिया की लहरों में। सिर्फ तुम्हारी बोरी का चेथड़ा ही नज़र आ रहा होगा। Odes to Diana, sonnets to Ethel, dramas on the love of Lancelot, stanzas on our first claims of Venice, you lie there in a living death। अब वो तमाम बुक्स के नाम रिकॉल करता है कि तुम सब लोग वहाँ दरिया में उसके पेंदे में पड़ी होगी, अ लिविंग डेथ, जिंदा होते हुए भी मौत की तारीकी में। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स देन यू डिज़र्व, और तुम्हारी फेट जो है, तुम्हारी किस्मत इज़ परहैप्स, शायद इतनी ज़्यादा बुरे सलूक की मुस्तहिक नहीं थी। सो डिज़र्व का मतलब होता है किसी चीज़ का हकदार होना, कि तुम इतने बुरे सलूक की मुस्तहिक नहीं थी जितना तुम्हारे साथ किया गया। ठीक है बेटे, ये था आपका लेसन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नोट्स की तरफ। अब ये वो वर्ड्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप सिर्फ इसकी देखेंगे कि किस तरीके से जो है इसको किया गया है। विटिकर्स अल्मैनिक, ये आप लोगों ने एक दो बार मुझसे पूछा भी है कि विटिकर्स अल्मैनिक क्या है। तो विटिकर एक कंपनी का नाम है, और अल्मैनिक बेटा बोलते हैं ईयर बुक को, किसी जंत्री को। ईयर बुक ऐसी होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी कंट्री के बारे में या वर्ल्ड के बारे में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और इम्पॉर्टेंट हैपनिंग उसमें लिखी हुई होती हैं, तो उसको हम जंतरियाँ बोलते हैं। तो ये वो किताबें थी जो कि लोग सोल्जर्स को तोहफे के तौर पे देते थे, और वो होती भी मोस्टली पिछले सालों की थी। इंडाइजेस्टिबल्स, वो चीज़ें जो हज़म ना हो सकें, जो बहुत स्कील हों, रिफ़र किया जा रहा है उन किताबों को कि जिनकी समझ नहीं आती, जो बहुत डल और बोरिंग होती हैं।
रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, मज़ाहमत करना, किसी चीज़ के लिए राज़ी ना होना, यानी अनविलिंग। सॉर्ट आउट, खंगालना चीज़ों को, उनको ग्रुप्स में रखना। शेडो ऑफ द रोप, फांसी की बात हो रही है। एविक्ट, किसी चीज़ को खाली कर देना। एक्यूमुलेट, जमा कर लेना। किचन रेंज का मतलब होता है चूल्हा। कंज्यूम देम होता है डिस्ट्रॉय कर देना, जलाना फायर के साथ। ग्रेनाइट, पत्थर को बोलते हैं हार्ड ग्रे स्टोन। कंसाइन होता है किसी चीज़ को स्पुर्द कर देना, गिव अप टू समवन। कोल्ड नेप इन द एयर का मतलब होता है खुनकी होना, फीलिंग ऑफ कोल्ड। स्वैग, जब आप चोरी का माल होता है, स्टोलन गुड्स। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है इंक्वायरी। फर्टिव, बहुत शिद्दत से, डेस्परेटली। और फर्वेंटली का मतलब होता है बहुत शिद्दत से, लेकिन फर्टिव का मतलब होता है कोई काम बहुत खुफिया तरीके से करना, सीक्रेटली एक्ट करना। स्वर्ल्स, जो भंवर पड़ते हैं पानी के, सर्कलिंग मोशन ऑफ वाटर और एयर। ऑटोमेटिकली का मतलब है खुद ब खुद। रूमिनेशन, मेडिटेशन, बीइंग अब्जॉर्ब्ड इन थॉट। अनकंसर्न, इंडिफरेंट होना, लाताल्लुक होना। पेडेस्ट्रियन का मतलब है चलने वाला, राहगीर, हु वॉक्स ऑन फुट। ट्रैम्प बोलते हैं आवारागर्द को, पर्सन हु गोज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डजंट डू अ रेगुलर वर्क। इसी तरह मेजर स्टेप होते हैं 90 तुले कदम, स्लो रेगुलर स्टेप्स। ग्रफ, स्नीयरिंग लैफ होती है एक रफ, अनप्लीजिंग इन वॉइस, स्नीयरिंग लैफ। स्माइल, अनकाइंडली, जब एक बड़ी रफ या फिर हार्ड सी आपको अनकाइंड हंसी सुनाई देती है उसको बोलते हैं ग्रफ स्नीयरिंग लैफ। टेल देम टू द मेरीन, एक फ्रेज है जो एक्सप्रेस करती है हमारा डिसबिलीफ और रिडिक्यूल। एक ऐसा जुमला, एक ऐसा फ़िक्रा जो आपकी जब बेयकीनी को जाहिर करे। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है वॉन्डर, यूं ही फिरना, आवारागर्दी करना। क्वेलिंग, डर जाना, पीछे हट जाना। एग्नी का मतलब है तकलीफ, ग्रेट पेन। रेजोल्यूट मास्क, मेक अ शो ऑफ बीइंग ब्रेव बट आर अ कवर्ड एट हार्ट। इस पूरे सेंटेंस का मतलब था कि तुम दूसरों को तो जाहिर करते हो कि बहुत बहादुर हो, लेकिन दर हकीकत तुम बहुत कमज़ोर इंसान हो, जब जहाँ राइटर अपने आप को हिम्मत दिला रहा था। हीव, लिफ्टिंग समथिंग हैवी, कोई भारी चीज़ उठाना या फिर एक उसकी सिसकी की आवाज़। ऊज़, ऊज़ का मतलब होता है मड, स्लाइम, कीचड़, लिक्विड मड। फॉरलोन, तन्हा, अनकेयर्ड फॉर, जिन चीज़ों की निगहदाश्त नहीं की गई होती। स्लाइम मड को बोलते हैं। ओपेक होता है जो बहुत डार्क होता है, मड को रिफ़र किया जा रहा है विच इज़ वेरी डार्क। तो ये बेटा आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको भी आपने याद करना है। उसके साथ क्वेश्चंस देखिए जो इस लेसन में आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक सोल्जर, सोल्जर्स को किस तरह की बुक्स दी गई। वॉज इट इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन और वॉज इट द विश टू गेट रीड ऑफ यूजलेस बुक्स। अब लोग जो सोल्जर्स को किताबें देते थे, क्या वो उनको इसलिए देते थे कि सोल्जर्स उन्हें पसंद करें या फिर वो उन किताबों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। तो जाहिर है जो किताबें सोल्जर्स को तोहफ़े के तौर पे दी जाती थी उनका मेन पर्पज़ ये था कि लोग उन किताबों से अपनी जान छुड़ा सकें। क्वेश्चन 3 सेज वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, बुरी किताबों को क्यों डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसलिए डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि नई किताबों के लिए जगह बन सके। क्वेश्चन 4 वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, बुक्स को डिस्ट्रॉय करना डिफ़िकल्ट क्यों है। उनको डिस्ट्रॉय करना इसलिए डिफ़िकल्ट है कि वंस आप बुक्स जोड़ने की हैबिट में होते हैं तो फिर वो इकट्ठी हुई चली जाती हैं और उसके बाद उनको ना तो जलाया जा सकता है लीफ बाय लीफ करके और ना ही उनको कहीं रखा जा सकता है, तो इसलिए बुक्स को डिस्ट्रॉय करना एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। हाउ डिड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स, ऑथर अनवांटेड बुक्स को क्यों नहीं जला पाया था, क्योंकि उसके पास कोई कुकिंग रेंज नहीं था और ना ही वो उन किताबों को अपनी स्टडी फाइल में एक एक वर्क करके जला सकता था, इसलिए उसके लिए अनवांटेड बुक्स को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल था। हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रीड ऑफ देम, उसने उनसे जान छुड़ाने का फ़ैसला कैसे किया। उसने सोचा कि वो उनको एक बोरी में डालेगा
और फिर उस बोरी को दरिया बुर्द कर देगा। इस तरह इन किताबों से पीछा छूट जाएगा। डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इन द रिवर। ऑथर ने बुक्स रिवर में किस तरह फेंकी उसके बारे में बताइए। एंड द सस्पिशन विच इज़ एक्शन पर लाइकली टू अराउज, और उसके तमाम शकूक व शुबहात भी के बारे में भी डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन 8 says, हाउ डिड ही muster up courage at last to fling them into the river? आखिरकार उसने किस तरीके से हिम्मत इकट्ठी की उन किताबों को दरिया में फेंकने के लिए। तो इसमें आप उसकी वो सारी बातें जो उसने अपने आप से की हैं वो लिखेंगे। क्वेश्चन 9, डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रिड ऑफ देम? जब उसने बिल आखिर किताबों से छुटकारा पा लिया तो क्या उसने उनके बारे में कुछ सोचा? तो यस, उसको बाद में उन बुक्स के बारे में थोड़ी सी सिंपैथी और थोड़ी केयर भी महसूस हुई थी कि वो इतने बुरे अंजाम की मुस्तहिक नहीं थी जितना उनके साथ हो गया। ठीक है बेटे, ये आपके 9 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को भी आपने लर्न करना है, और ये जो पूरा लेसन है इसमें अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई कंफ्यूजिंग बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू टुमारो।